हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज हम लोग समझेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो सब चीज़ें आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मैंने प्लेलिस्ट में डाल के रखा है, आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर लेना। तो आज ये लेक्चर नंबर कौन सी है? लेक्चर नंबर 14। और आज हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या है, ये प्रिंसिपल होता क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। एकदम आसान है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा और आसानी से समझा दूंगा मैं, ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं, ये टॉपिक आप लोग यूँ समझ जाओगे, है ना। ठीक है, एकदम आसान है। देखो मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करते जाना और आप लोग नोट बनाते जाना थोड़ा थोड़ा करके, मतलब एक कॉपी पेन निकाल लो ना आप लोग आराम से, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में क्या है, सपोज एक ऐसे कुछ पानी रखा, एक बाकेट में जैसे आप लोग पानी रखते हो, ऐसे पानी रखा, ठीक है, यहाँ तक। जब आप एक कोई ऑब्जेक्ट को, मग को ही मान लो, ऐसे इस तरह से ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के पुश करते हो, नीचे की ओर पुश करते हो, तो क्या होता है, नीचे की तरफ से एक फोर्स महसूस होता है ना। जब आप ऐसे पुश करते हो, ऐसे लगता है कि नीचे से भी कोई ऐसे हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसको थोड़ा सा पुश करके अंदर यहाँ पे रख देते हो, है ना, तो अपने आप वो जो मग है, ये जो ऑब्जेक्ट है, अपने आप ऊपर उठ आता है, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे से कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है। वो जो फोर्स है, उस फोर्स का नाम क्या है? अपथ्रस्ट, ठीक है। इस फोर्स का नाम है अपथ्रस्ट, और आप लोग इसे बायन फोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लोग बायन फोर्स भी बोल सकते हो। ये अपथ्रस्ट है और बायन फोर्स जो बोलना है बोलो, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगा है ना, तो बायन फोर्स लगा, ये बायन फोर्स कितना है वही बोला आर्किमिडीज ने, ठीक है। तो आर्किमिडीज ने क्या बोला अपना प्रिंसिपल में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है उसमें क्या बोला कि यहाँ पे जो ये बायन फोर्स लगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये बायन फोर्स कितना है वो बोला, ठीक है। तो बोला क्या उसको भी समझ लो। एक्चुअल में डेफिनेशन वगैरह आप लोग को नोट्स में दे दूंगा मैं, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, वहाँ पे आप लोग देख लेना, पूरा का पूरा चैप्टर की नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में क्या है कहानी, ये जो बायन फोर्स है वो कितना है, आर्किमिडीज ने क्या बोला कि जब ये जो लिक्विड है, सपोज यहाँ तक लिक्विड है, पहले कहाँ तक था लिक्विड, यहाँ तक लिक्विड पहले था, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को आप डुबोगे, ऐसे डुबोगे, तब क्या होंगे, ये लिक्विड लेवल राइज होंगे, है ना। लेट्स से इतना तक लिक्विड लेवल राइज हुआ, ठीक है। तो जब आपने डुबो दिया तब क्या हुआ, लिक्विड ऐसे राइज हुआ वाटर, ठीक है। तो ये जो राइज हुआ वाटर वो कितना हाइट हुआ, लेट्स से इसकी हाइट को h लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अभी देखो ये जो वाटर राइज हुआ, इस वाटर की एक मास होंगे कि नहीं, इस वाटर के मास को सपोज लिख दिया m, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाटर की राइजिंग हाइट है h और इसकी जो मास है m, तो हमें पता है कोई भी चीज जिसकी मास है उसको ग्रेविटी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ खींचते हैं। इसका मतलब ये जो मास है, इस मास की, लिक्विड के मास को भी नीचे खींच रहा है ना, नीचे की डायरेक्शन में ऐसे खींच रहा है विथ सम फोर्स, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच, mg। तो ये जो mg फोर्स है, mg फोर्स से लिक्विड की मास को, यानी ये जो मास है इस लिक्विड की मास, सिर्फ लिक्विड की मास, ठीक है, इस लिक्विड की मास को खींच रहा है, ठीक है। कौन खींच रहा है? अर्थ, यानी अर्थ की ग्रेविटी खींच रहा है। तो ये जो लिक्विड की पोर्शन है जो यहाँ से यहाँ तक राइज हुआ, इस लिक्विड की पोर्शन को क्या बोला, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी डिस्प्लेस्ड वाटर भी बोल सकते हो, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के मास को अर्थ ने खींचा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ विथ सम फोर्स, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच, mg। अगर इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के मास को हमने कैपिटल M लिया तो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ओके। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो ये बायन फोर्स होंगे वही बायन फोर्स इज इक्वल टू ये mg होंगे। इसका मतलब सीधा अगर आप लिखना चाहते लिख सकते हो कि यहाँ पे जो बायन फोर्स होंगे, दैट
बायन फोर्स इज इक्वल टू क्या होंगे, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, देखो ये जो mg है, mg को हमने फोर्स बोला, लेकिन उसी को हम तो वेट बोलते हैं ना, तो इसी फोर्स को हम वेट बोल सकते हैं कि नहीं। वेट क्या होता है फिर, ये तो होता है ना, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो वेट को हमने mg बोला, यानी ये जो mg है वेट ऑफ दिस लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड की जो वेट है, तो दोनों इक्वल है, किससे इक्वल है, बायंट फोर्स से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वेट इज इक्वल टू बायंट फोर्स है। तो ये सीधा सीधी बोल दिया किसने, आर्किमिडीज ने। और इसी चीज को हम लोग क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है आज इस लेक्चर में कि एक्चुअल में ये होता है। ठीक है, तो उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग थोड़ा सा सेटअप को चेंज करेंगे, ये रहेंगे लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, तो देखो इधर अच्छे से, एकदम आसान है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और प्रूफ भी आसान है। एग्जाम में आते हैं 3-4 मार्क्स के लिए, आप लोग आराम से कर सकते हो, प्रूफ कर लेना। यहाँ पे एक बार देख लो। ठीक है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेपर पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, और वहाँ पे नोट बनाते जाना ना, क्या है ये दिक्कत है। ठीक है, आप लोग इतना लेजी हो, आलसी हो, है ना, पेपर पेन निकलना ही नहीं चाहते हो, लेते लेते वीडियो देखना चाहते हो। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं, है ना, तो आप लोग आराम से पेपर पेन निकल लो। देखो ये हमने कंटेनर बनाया, ठीक है, तो यहाँ तक लिक्विड रखा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन फोर्स दे रहा है, तो फोर्स दे रहा है यहाँ की जो लिक्विड है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है कितना, F1 लेट्स से। ठीक है, और नीचे की जो लिक्विड है, इसको हम लोग 3D में बनाते हैं ना, ऐसे बड़ा मजा आएंगे, है ना, तो इसको ऐसे 3D बनाया। ठीक है, तो ऊपर की जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर फोर्स लग रहा है। सपोज F1 कौन लगा रहा है, यहाँ की जो लिक्विड है, तो लिक्विड जो फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब थ्रस्ट लगा रहा है। तो नीचे की जो लिक्विड है वो भी तो लगाएंगे इस डायरेक्शन में, है कि नहीं, तो इसको हमने बोला F2। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो फोर्स है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, मतलब प्रेशर भी तो लग रहा है ना। यस, तो क्योंकि हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हमें पता है क्या पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से अब फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हो कि नहीं, यस ऑब्वियसली लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो अगर F1 लिखोगे तो यहाँ पे P1 लिखोगे, है कि नहीं, और F2 लिखोगे यहाँ पे P2 लिखोगे। तो यहाँ पे देखो F1 इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, यहाँ पे हम लोग P1A, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, P2A। ठीक है यहाँ तक, तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, P1, और इस सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, P2। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, एकदम आसान है। तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में, ये जो प्रेशर है एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग पूरा का पूरा बिगिनिंग से यही चीज देख के आ रहे। एक्चुअल में इसी चीज के ऊपर ये चैप्टर था कि ये जो सरफेस होंगे, ये सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाएंगे लिक्विड, उस प्रेशर की फॉर्मूला क्या है, रो जी एच। ठीक है, तो यही तो फॉर्मूला था ना, रो जी एच, ये मैंने क्या लिख दिया, ये होंगे रो, तो प्रेशर की फॉर्मूला क्या था, रो जी एच। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला x, और h भी बोल सकते हैं, सपोज h बोल दिया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला सपोज x, और अगर इसको आप अपना मर्जी से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इसको h का, ये जो इसकी हाइट है, इस क्यूब की, इसकी हाइट को भी h लिख सकते हो, अपना मर्जी, जो करना है जैसे करने करो, मतलब लेना तो है कुछ भी हाइट, है ना। तो हमने क्या किया, इसकी हाइट को ऐसे h लिया, और इस ये जो डेप्थ है इसको हमने x लिया। ठीक है, तो अभी देखो ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर को हमने बोला P2, इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है इसको हमने बोला P1। तो P2 की वैल्यू कितना होंगे, यहाँ पे जो प्रेशर लगा P2, उस P2 की वैल्यू कितना होंगे, P2 की वैल्यू होंगे रो जी एच। एच मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ना,
तो ये जो हाइट है कितना होंगे h प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं h प्लस x, ठीक है यहाँ तक। ओके, तो इसके ऊपर जो प्रेशर लगा P2 जो है रो जी h प्लस x, ये आपको पता है, ठीक है। मतलब मैं बिगिनिंग से वही तो समझा रहा हूँ ना, बिगिनिंग से कि सपोज यहाँ पे ये सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना लगेंगे, ये सरफेस कितना डेप्थ पे है वही तो है ना h, ठीक है। तो अभी ये जो सरफेस है ये कितना डेप्थ पे है, h प्लस x डेप्थ पे है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रेशर कितना है रो जी h प्लस x। आसान है, कर पाओगे। ओके, तो अभी देखो ये जो सरफेस है इसके ऊपर भी तो प्रेशर लग रहा है ना, कितना P1। तो इसके ऊपर जो P1 प्रेशर लग रहा है वो P1 प्रेशर कितना होंगे रो, हाँ बोलो कितना होंगे रो जी, हाइट कितना होंगे बोलो, यस x, करेक्ट, आपने सही बोला। तो हाइट कितना होंगे x, ठीक है यहाँ तक। तो हमने क्या देखा कि ये जो सरफेस है ये x डेप्थ पे है, तो हमने क्या किया रो जी h यानी जो हाइट होता है वहाँ पे वो x लिख दिया, मतलब डेप्थ x है। समझ गया ना। ओके, तो हम लोग इस वैल्यू को, इन वैल्यूज को यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो P1 है, P1 कितना आया, P1 इज इक्वल टू रो जी x, और P2 कितना आया, P2 इज इक्वल टू रो जी h प्लस x, यानी x प्लस h जो है, ठीक है। तो अभी एक चीज ध्यान से देखना, ठीक है, कि ये जो फोर्स है, फोर्स, ये डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लो ना, है ना। ये जो फोर्स लग रहा है ऊपर से और नीचे की डायरेक्शन से, है ना, तो इन दोनों फोर्स को हम लोग देखते हैं अच्छे से। तो ऊपर की तरफ से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है F1, और नीचे की तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो है F2। अभी देखो इस बॉक्स को अपने इसे डुबोया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अपने फोर्स को छोड़ दिया, जो फोर्स से अपने डुबोया था छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो अपने आप ऊपर रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स और ये जो फोर्स है, दोनों फोर्सेस के बीच में कुछ डिफरेंस है, ठीक है। तो इन अ सेंस आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे जो फोर्स F1 लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स F2 लग रहा है, दोनों का जो डिफरेंस होंगे वही होंगे बायोंट फोर्स, ठीक है। लेकिन कैसे, उसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये जो फोर्स है ये 5 न्यूटन है, और यहाँ पे ये जो फोर्स है ये भी 5 न्यूटन है, ठीक है। तो अगर दोनों फोर्स इक्वल है तो क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर और नीचे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, दोनों इक्वल फोर्स है, तो ये बॉडी स्टेशनरी यहाँ पे रहेंगे। लेकिन हमने क्या देखा कि ये बॉडी ऊपर अपने आप जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ से एक फोर्स लगा होता है। तो इसका मतलब देखो ये फोर्स को बड़ा होना ही होगा, तो लेट्स से इस फोर्स को हमने बोल दिया 10 न्यूटन, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स की डिफरेंस है वो फोर्स की डिफरेंस कितना होंगे F2 माइनस F1, यानी अगर आप बोले 10 माइनस 5, ये जो फोर्स की डिफरेंस है यही फोर्स होंगे 5 न्यूटन, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होंगे वो होंगे दिस डायरेक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा सा हजम करने की, डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, एक बार देख लो, एनालाइज करो। हाँ आया समझ में, ठीक है। तो आसान है, देखो यहाँ पे है क्या किया हमने, ये जो फोर्स है इस फोर्स की डायरेक्शन ये और इस फोर्स की डायरेक्शन ये, ठीक है। तो इस फोर्स से अगर इस फोर्स को माइनस करो तो एक फोर्स हमें मिलेंगे इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों की जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स मतलब दोनों को प्लस माइनस करके जो फोर्स मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। तो इस केस में ऑब्वियसली दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों को हम लोग माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद जो हमें फोर्स मिलेंगे उसे हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट, ठीक है। और इसको हम लोग यू से लिखते हैं, है ना। तो इसको हम लोग अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो अपथ्रस्ट होंगे वो अपथ्रस्ट कितना होंगे F2 माइनस F1। आया यहाँ तक समझ में, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो F2 F1 है, दोनों की जो फोर्स की डिफरेंस है, मतलब दोनों की जो रिजल्टेंट फोर्स है वही होंगे ये फोर्स, और इस फोर्स को हमने बोला अपथ्रस्ट। क्लियर है, ओके। तो अभी देखो ये जो F2 है, F2 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल टू, हमें क्या हमने लिखा था ना एक फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, है कि नहीं।
तो F इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर F1 लिखे तो हम क्या लिखेंगे, P1A, ठीक है। तो F1 की जगह पे P1A, F2 की जगह पे क्या लिखेंगे, P2A माइनस, क्योंकि एरिया दोनों का सेम है तो A1 A2 लिखने की कोई फायदा नहीं है, तो F1 की जगह पे हम लिखेंगे P1A, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेट करो, P2 की जगह पे क्या लिखेंगे, रो जी एच प्लस, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ना, रो जी एच होंगे और क्या होंगे प्लस रो जी एक्स, ठीक है, रो जी एक्स, रो जी एक्स, रो जी एक्स, ठीक है। तो रो जी एक्स हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये रो जी एक्स माइनस ये क्या होंगे P1 है, P1 की वैल्यू कितना होंगे, रो जी एक्स इंटू ए, और यहाँ पे देखो ए लिखना भूल गए है ना, तो ये जो है ये P2 की वैल्यू है, ठीक है, P2 इंटू, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ये है P2 की वैल्यू, P2 इतना है और इसको हमने ब्रैकेट को तोड़ के लिखा और यहाँ पे लिखा a माइनस P1 की वैल्यू रो जी एक्स इंटू ए, ठीक है यहाँ तक, ओके। इसको जब कैलकुलेट करोगे, मॉडिफाई करोगे, क्या लिखोगे, रो जी एच ए प्लस रो जी एक्स ए माइनस रो जी एक्स ए, तो अभी कैंसिल हो जाएंगे ये टर्म्स, है ना, तो ये कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, इसको मिटा देते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे यहाँ पे जो u है, u इज इक्वल टू कितना आएंगे, रो जी एच ए, रो जी एच ए, और एक चीज देखो यहाँ पे जो हाइट है h है, h कौन सी है, ये ही तो है ना h, हमने ये लिया था और ये x लिया था, ठीक है। तो ये जो h है हाइट इंटू ये जो एरिया है, ये एरिया कितना a लिया है ना, ओके। हाइट इंटू एरिया क्या होता है, वॉल्यूम ही तो होता है ना, तो यहाँ पे हाइट इंटू एरिया होंगे वॉल्यूम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एच ए को वॉल्यूम, रोजी, और यहाँ पे वॉल्यूम लिख दिया, ठीक है। और एक चीज़ देखो, आप लोग जानते ही यही है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, ये किसको नहीं पता, सबको पता है, आप लोगों के भाई बहन को भी मालूम है ना, छोटे छोटे जो भाई बहन हैं उनको भी मालूम है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो अभी देखो डेंसिटी को हमने रो लिखा, मास को सपोज कैपिटल एम लिखा, वॉल्यूम को भी लिखा, ठीक है। तो यहाँ से हम कैपिटल एम इज इक्वल टू रो भी लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू रो भी, तो यहाँ पे देखो रो है भी है, इनकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एम लिखेंगे और यहाँ पे जी है, ठीक है। तो हमने ये जो कैपिटल एम लिया वो क्या था कि यहाँ पे जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड की मास, ठीक है। तो इसका मतलब mg क्या है, mg है वेट, ठीक है, mg इज द वेट, तो मास जिसका है वेट तो उसका ही होंगे ना, है कि नहीं। तो हमें क्या मिला लास्ट में, ये जो अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट, ओके। तो इसी अपथ्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बायंसी और बायंट फोर्स। तो बायंट फोर्स इज इक्वल टू कितना आया, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और यही क्या है, इसी को हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लास्ट में ये प्रूव हो गया है ना कि अपथ्रस्ट कितना होंगे, ये जो बॉडी है ये बॉडी लिक्विड कितना डिस्प्लेस करेंगे, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड की जो वेट होंगे उस वेट के बराबर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट लिया, तो बड़ा सा ऑब्जेक्ट होंगे तो उस बड़ा सा ऑब्जेक्ट को सपोज डुबो दिया, ठीक है, तब क्या होंगे, बहुत ज़्यादा बायंट फोर्स लगेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जब बड़ा सा ऑब्जेक्ट को डुबोगे तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड भी बहुत ज़्यादा होंगे, है ना। जब डिस्प्लेस्ड लिक्विड बहुत ज़्यादा होंगे तो वेट भी बहुत ज़्यादा होंगे, अगर वेट बहुत ज़्यादा होंगे तो अपथ्रस्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसलिए बड़े बड़े जो जहाज होते हैं ना, वो जो टाइटैनिक जैसे शिप, टाइटैनिक तो डूब गया, वो मतलब डूबने के कारण अलग था, ठीक है, टक्कर मारा था बर्फ पे जाकर, वो अलग कारण है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं बड़े बड़े जो जहाज होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, अपथ्रस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग सोच सकते हैं कि इतना बड़े जहाज डूबते नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा जहाज हुआ तो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। तो अगर लिक्विड डिस्प्लेस बहुत ज़्यादा होंगे तो वेट बहुत ज़्यादा होंगे, किसकी वेट, डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वेट। तो अगर वेट ज़्यादा होंगे अपथ्रस्ट भी ज़्यादा होंगे, मतलब लिक्विड भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे
बायन फोर्स जो बहुत ज़्यादा होंगे, बिकॉज ऑफ दैट वो डूबते भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे और कंडीशंस होंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। आज एक काम करते हैं ना, और एक छोटा सा चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो एपरेंट वेट है, एपरेंट वेट का मीनिंग क्या होता है? एक होता है एक्चुअल वेट, ठीक है, और एक होता है एपरेंट वेट। उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ से, ठीक है, आसान है। तो देखो वेट जो होता है, वेट का मीनिंग क्या है? बायन फोर्स है ना, तो वेट का मीनिंग है फोर्स। तो अगर फोर्स को किसी और फोर्स ने थोड़ा सा कैंसिल कर दिया, मतलब वेट को किसी और फोर्स ने थोड़ा सा कैंसिल किया, कम कर दिया, तो उस केस में वेट उसका कम हो जाएंगे, है कि नहीं? तो देखो जब भी ये सपोज मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट वाटर पे नहीं रखा गया, कहाँ पे रखा गया? एयर में, ठीक है। अभी एयर पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया, इस ऑब्जेक्ट की मास कितना है? m, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को जो खींच रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, कुछ फोर्स से, उस फोर्स को हमने mg बोला और इसी को हमने वेट बोला कि नहीं, ठीक है, यही तो वेट है। तो इस वेट को हम लोग बोलेंगे एक्चुअल वेट, ठीक है। जब भी इसको पानी में डुबो दोगे, मतलब ऐसे पानी में डुबो दोगे, तब क्या होंगे कि नीचे की तरफ से एक फोर्स लगेंगे। तो ऑब्जेक्ट को अपने पानी में डुबो दिया, तो इसके पास एक ओरिजिनल वेट था, ये जो वेट है इसको हम बोलेंगे एक्चुअल वेट, ठीक है। तो इसके पास एक ओरिजिनल वेट था, इसको डुबोते ही अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा जिसको हमने बोला अप थ्रस्ट, ठीक है। तो अभी देखो इसकी जो एक वेट है, इस वेट की डायरेक्शन कौन सी थी? नीचे की तरफ mg, ये एक्चुअल वेट है, और ये जो अप थ्रस्ट है यानी बायन फोर्स, इसने क्या किया? इसको थोड़ा सा कैंसिल किया, ठीक है। तो अभी ये ऑब्जेक्ट क्या होंगे? थोड़ा सा कम भारी लगेंगे, मतलब इसका वेट कम हो जाएंगे। तो इसलिए वही होता है ना, पानी के नीचे चीज़ों को उठाना बहुत आसान होता है, ठीक है, क्योंकि नीचे से हमें हेल्प कर रहे हैं, एक अपथ्रस्ट यानी बायन फोर्स हमें उठाने के लिए मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो पानी के नीचे हम लोग अपना वेट को कम महसूस करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये जो एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट mg माइनस अगर अपथ्रस्ट करें तो हमें क्या मिल जाएंगे? एक नया वेट मिल जाएंगे जिसे हम लोग बोलेंगे एपरेंट वेट, ठीक है, एपरेंट वेट। तो हम लोग लिख सकते हैं एपरेंट वेट is equal to actual weight minus buoyant force, buoyant force, ठीक है। तो यानी हम mg माइनस u लिख सकते हैं। तो एक्चुअल वेट बॉडी की है mg, मतलब फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल वेट है, इससे हमने क्या किया? माइनस किया अपथ्रस्ट को यानी अपवर्ड बाउंड फोर्स को, ठीक है। तब हमें जो वेट मिला उसको हम लोग बोलेंगे एपरेंट वेट, ठीक है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, फोर्स का यूनिट जो होता है ना। तो सपोज ये एक्चुअल वेट कितना है? लेट्स से 100 kg, ठीक है। तो एक्चुअल वेट है 100 kg, तो मान लेते। तो सपोज अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट कितना है? सपोज 50, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूनिट न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे 50 न्यूटन लिखेंगे अपथ्रस्ट, ठीक है। तो उस केस में एपरेंट वेट जो होंगे वो कितना होंगे? वो होंगे 50, यहाँ पे 100 माइनस 50 और यहाँ पे लिखेंगे 50 न्यूटन। तो एपरेंट वेट यानी पानी के अंदर जो ऑब्जेक्ट की वेट होंगे वो वेट कितना होंगे? 50 न्यूटन होंगे। पानी के बाहर इसी की वेट कितना था? 100 न्यूटन था, ठीक है। तो पानी के बाहर ज़्यादा वेट और पानी के अंदर वेट कम। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस अपथ्रस्ट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक किसी को डाउट है नहीं, और अगर डाउट है तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस करना होगा, ठीक है। सो टिल देन स्टे ब्लेस्ड, और वीडियो को शेयर करना ना भूलना, ठीक है, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।